हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद बीएस क्लासेस। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अमेरिकी क्रांति के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हम बहुत सारे जो हिस्ट्री में इवेंट्स घटित हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विश्व इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। अमेरिकी रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये कब हुआ था? 1776, 1786 में हुआ था अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1786 में, ठीक, 1776 में हुई थी। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पृष्ठभूमि, फिर क्रांति के क्या क्या कारण थे, क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्रांति का स्वरूप कौन सा था, और अमेरिका के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्रांति के बाद जो संविधान निर्माण हुआ वो कैसे था, ठीक है। इसमें क्रांति के कुछ कारण हैं, जैसे स्वतंत्रता की वहाँ चेतना थी, दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, आपको याद होना चाहिए, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वैसे ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ या कानून कौन कौन से थे, बौद्धिकों की भूमिका क्या की थी अमेरिका की क्रांति में, शासकों की नीतियाँ कौन सी थी जो ब्रिटेन के शासक थे, जैसे ग्रेनविले की नीतियाँ क्या क्या थी, लॉर्ड नॉर्थ की क्या क्या नीति थी, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमेरिका के बारे में जानेंगे कि अमेरिका क्या है। अमेरिका एक ऐसा देश था पश्चिम में, ये सबसे पश्चिमी दुनिया का हिस्सा था, ठीक है। और यहाँ पे पुनर्जागरण से नई दुनिया का हिस्सा था। वो पुनर्जागरण, जब पुनर्जागरण हो रहा था, वहाँ से चेतना से जो युक्त लोग थे वहाँ बसना प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। और अमेरिका जाने वाले लोगों में सबसे पहले कौन थे? 90% ब्रिटिश थे, और जबकि 10% अन्य लोग थे, जिसमें स्पेनिश थे, फ्रांसीस थे, डच थे और अन्य लोग थे, ठीक है। अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं रेड इंडियन। और वहाँ जो आए, रहने लगे, मतलब वो लोग कौन थे? ब्रिटिश थे। और ये जो ब्रिटिश लोग बाद में क्या कहलाए? अमेरिकी कहलाए, है ना। जो ब्रिटिश लोग वहाँ रहने लगे वो अमेरिकन्स कहलाने लगे, ठीक है। अब अमेरिका के तहत क्या क्या था? अमेरिका में ब्रिटिश शासन था, तो वहाँ पे जो मतलब ब्रिटिश शासन था, तो एक तरह से क्या था, ब्रिटिश गवर्नर अपने मनोनीत सदस्यों के माध्यम से शासन चलाता था वहाँ पे। और स्थानीय लोगों की परिषद थी, है ना, वहाँ पे स्थानीय लोगों की परिषद थी, उन्हें कानून बनाने का अधिकार था, किंतु वो कानून लागू तभी होगा जब ब्रिटिश गवर्नर उसे मतलब मंजूरी दे दे। मतलब पूरी तरह से कहना चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों की परिषद थी, स्थानीय लोगों की परिषद थी, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नर था उसके अधीन था। अगर ब्रिटिश गवर्नर ने बोल दिया हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, तो वो होता था, ठीक है। मतलब एक तरह से औपनिवेशिक शक्ति के रूप में था वो। उपनिवेश कौन सा था? अमेरिका। और औपनिवेशिक शक्ति कौन थी? ब्रिटेन। सप्तवर्षीय चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो मैंने बताया था। इसमें इंग्लैंड विजयी हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड विजयी हुआ तो इंग्लैंड पर वित्तीय बोझ बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो कनाडा पर भी ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। पहले कनाडा किसके नियंत्रण में था? फ्रांस के नियंत्रण में था, लेकिन जब इसमें ये जीत गए तो फ्रांस के नियंत्रण में था, तो इस पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस है। और 3 तरह के कानून थे: औपनिवेशिक कानून, नौपरिवन कानून, औपनिवेशिक कानून और व्यापारिक कानून, ठीक है। और वाणिज्यवादी या नीति चली थी, ठीक है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या क्या थे। पहले था स्वतंत्रता की चेतना। स्वतंत्रता की चेतना मतलब वहाँ के लोग स्वतंत्रता की चाह रखने लगे थे,
है ना। तो क्या था, अमेरिकी समाज में स्वतंत्रता की चेतना मौजूद थी। वस्तुतः आरंभ में अमेरिका में आने वाले यूरोपीय जो प्रायः इंग्लैंड से थे और उसके प्रगतिशील वातावरण एवं चिंतन से परिचित थे और उन्होंने अमेरिका में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया। दरअसल आरंभ में इंग्लैंड अमेरिका पर कठोर नियंत्रण नहीं रख सका, क्योंकि इंग्लैंड में संसद एवं राजतंत्र के बीच संघर्ष चल रहा था। और जब ये संघर्ष 1688 इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ समाप्त हुआ, तत्पश्चात इंग्लैंड ने अमेरिका में औपनिवेशिक नीतियों को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। फलतः अमेरिकियों की स्वतंत्रता चेतना बाधित हुई और उनमें असंतोष पैदा हुआ, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें कहना ये चाहते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्रता की चेतना कैसे जागृत हुई, जब ब्रिटेन में 1688 में क्रांति हुई। ब्रिटेन में भी क्रांति हुई थी, जिसे हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं या गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। तो ये क्या थी, ये थी कि इंग्लैंड में पहले राजा का शासन होता था, राजा एब्सोल्यूट होता था, पर यहाँ पे इस क्रांति के तहत क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और संसद को शक्तियाँ प्रदान की गई और राजा नाम मात्र का रह गया, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, जब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया तो पूरी शक्तियाँ संसद के पास आ गई। तो संसद ने फिर अपने उपनिवेश को बढ़ाना प्रारंभ किया और इसी क्रम में अमेरिका पर कठोरतापूर्वक कार्य किया और जिससे वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो ये स्वतंत्रता की चेतना इस तरह से वहाँ पे जागृत होने लगी। दूसरा हमारा पॉइंट आता है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था क्या है, अमेरिका में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया गवर्नर सर्वोच्च था, जो अपने मनोनीत सदस्यों के माध्यम से शासन चलाता था। दूसरी तरफ अमेरिकी लोगों द्वारा निर्मित एक स्थानीय परिषद थी, जिसे कानून बनाने का अधिकार तो था, किंतु यह अधिकार गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता था। शासन की इस दोषपूर्ण संरचना से अमेरिकी असंतुष्ट थे। मतलब शासन किस तरह से था, शासन ये था कि वहाँ पर जो नियम कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटेन में बनाए जाते थे, ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए जाते थे और वहाँ की जो परिषद थी अगर वो भी कोई कानून या नियम बनाती थी उसको गवर्नर की अनुमति लेनी पड़ती थी। तीसरा प्रमुख कारण है मतलब सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 साल युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया। इसके परिणामों ने अमेरिकी क्रांति को प्रेरित किया, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। युद्ध में फ्रांस की पराजय से उसके नियंत्रित क्षेत्र कनाडा पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। अब तक अमेरिकी लोग वहां फ्रांस के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश पर निर्भर होते थे। अब वो आक्रमण का भय समाप्त हो गया, अतः ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भरता भी समाप्त हो गई तथा अमेरिकी लोग अब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने असंतोष को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कनाडा पर पहले फ्रांस का नियंत्रण था, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के बाद फ्रांस का नियंत्रण हट गया और अब वहाँ पे ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। तो पहले जो वहाँ के लोग थे वो एक तरह से पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकते थे, अब लेकिन वे खुल के ब्रिटेन का विरोध करने लगे। इस युद्ध में इंग्लैंड को अत्यधिक व्यय हुआ, अतः वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसे कम करने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिकियों पर विभिन्न कर लगाए। इसमें अमेरिकी लोगों में असंतोष बढ़ा और इंग्लैंड उन्होंने इंग्लैंड की कर नीति का विरोध किया। ठीक है, कर लगाए मतलब जब खर्चा हुआ युद्ध में तो उन्होंने वहाँ अमेरिका में विभिन्न प्रकार के कर लगाने लगे, इससे वहाँ के लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इवन उन्होंने ये भी कह दिया था वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के उपरांत अब अमेरिकी लोग उन क्षेत्रों में बढ़ने लगे जहां अमेरिका के मूल निवासी रहते थे। मूल निवासी कौन होते थे, रेड इंडियन कहलाते थे। इसी क्रम में मूल निवासियों से उनका संघर्ष हुआ। इसमें इंग्लैंड ने मूल निवासियों को पक्ष लेते हुए उनके क्षेत्र आरक्षित कर दिए। इससे अमेरिकियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष पैदा हुआ। ये क्या हुआ कि जब फ्रांस की पराजय के उपरांत अमेरिकी लोग मतलब फ्रांस की पराजय हो गई तो ये अमेरिका के लोग थे जो मतलब वास्तविक रूप से तो ब्रिटिश ही थे, पर अमेरिका के जो लोग थे उन क्षेत्रों में जाने लगे जहां अमेरिका के मूल निवासी रहते थे, रेड इंडियन रहते थे। अब इनसे उनका संघर्ष होने लगा।
अमेरिकी लोगों का रेड इंडियन लोगों से संघर्ष होने लगा। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की जो संसद है उन्होंने किनका पक्ष लिया, इनका लिया, रेड इंडियन का। तो फलता रेड इंडियन का लिया, तो जो अमेरिकी लोग और इनमें टकराव उत्पन्न हो गया, किसमें, ब्रिटेन में। तो ये भी एक क्रांति का कारण रहा। दूसरा अगला कौन सा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवादी सिद्धांत के अंतर्गत वाणिज्यवादी नीति के तहत अमेरिकी उपनिवेश पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इस क्रम में विभिन्न कानून बनाए। कौन कौन से कानून बनाए, पहला कानून बनाए नौपरिवहन कानून। इसके तहत कहा गया कि इंग्लैंड और उनके उपनिवेश के जहाज ही अमेरिकी बंदरगाहों पर जा सकते। इस तरह अमेरिकी वस्तुओं के सभी आयात और निर्यात ब्रिटिश जहाजों के द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा। इससे ब्रिटिश जहाज उद्योग को तो लाभ हुआ, परंतु अमेरिकी लोगों को हानि हुई। मतलब क्या कह दिया, नौ परिवहन कानून के तहत ये बोल दिया कि जो ब्रिटिश जहाज है वही वहाँ के तटों पर आएंगे, अमेरिका के तटों पर। इससे क्या है, ब्रिटेन के जो उद्योगों को है यहाँ पे अधिक से अधिक सामान भेजना हो गया, तो इससे उनको फायदा होने लगा। लेकिन इससे जो है अमेरिका के हित बाधित होने लगे, क्योंकि अन्य देश के जहाज वहाँ पर नहीं आ रहे थे, तो उनको एक तरीके से नुकसान, आर्थिक नुकसान होने लगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, औद्योगिक कानून भी उन्होंने ऐसा बनाया। इसके तहत इंग्लैंड ने अमेरिका के उन औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जिसका निर्माण इंग्लैंड में होता था। इसी क्रम में अमेरिका में तांबा गलाने पर रोक लगा दी गई, लौह उद्योग को बंद कर दिया गया, ऊनी वस्त्रों और टोपियों को निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे अमेरिकी लोगों के हित बाधित हुए। तांबा गलाना बंद कर दिया क्योंकि इंग्लैंड में गलाया जाता था, लौह उद्योग को बंद कर दिया क्योंकि ये इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक। ऊनी वस्त्रों को भी, टोपियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये इंग्लैंड में हो रहा था। ये सब इंग्लैंड में हो रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। इससे भी क्रांति को प्रेरणा मिली। नेक्स्ट आता है हमारा व्यापारिक कानून। इसके तहत कहा गया कि अमेरिका में उत्पादित कुछ वस्तुएं जैसे कपास, चावल, तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड में किया जाएगा। इस कानून से अमेरिकी लोगों को आर्थिक हानि हो रही थी, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश इन वस्तुओं का अधिक मूल्य देने को तैयार थे। इससे भी क्रांति को बल मिला कि निर्यात केवल इंग्लैंड में क्यों किया जाए, जब अन्य देश के लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं तो हम अन्य देश में भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे कानून को वहाँ पे मान्यता नहीं दी गई और बोला केवल इंग्लैंड को ही आप भेज सकते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून ने उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिकी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वस्तुतः अमेरिकी बस्तियों के पास इंग्लैंड के संबंध वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित थे, जिसके अनुसार उपनिवेश की समस्त आर्थिक गतिविधियां मातृ देश के अधीन होती है, जबकि अमेरिकी लोग मुक्त व्यापार की चाहत रखते थे। वस्तुतः अमेरिकी लोग प्रबोधनकालीन चिंतन से परिचित होकर आर्थिक हस्तक्षेप से मुक्ति चाहते थे। इस प्रकार ब्रिटिश वाणिज्यवादी और अमेरिकी पूंजीवाद की टकराव में अमेरिकी क्रांति को संभव बनाया। ठीक है, ये मैंने जो अभी डिस्कस किया था उसका पूरा सारांश है। अब आता है हमारे बौद्धिकों की भूमिका। ठीक है, बौद्धिकों किसने क्या कहा, उससे भी इसमें भी क्रांति को बल प्राप्त होता है। जेम्स ओटिस, थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने प्रबोधनकालीन मानवतावादी चिंतन से प्रेरित होकर अमेरिकी समाज को जागरूक किया, अर्थात उन्हें शोषण के स्वरूप से परिचित कराया और अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। जेम्स ओटिस ने कहा कि इतिहास में अभी तक सभी राजा दमनकारी होते आए, किंतु इससे दमन का कोई अधिकार तो नहीं बन जाता। इस प्रकार इन लोगों ने शोषण के विरुद्ध लोगों को सचेत किया। फलतः अमेरिकी अधिकारों की मांग को लेकर ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट होने लगे। मतलब इस तरह से बौद्धिकों ने भूमिका निभाई। अब आता है हमारा शासकों की नीतियाँ, जो भी मैंने बनाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेनविले या जो भी रहेंगे उनकी हम नीतियाँ जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रेनविले की नीतियाँ, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, उन्होंने कैसे क्रांति को बढ़ावा दिया। सप्तवर्षीय युद्ध के चलते इंग्लैंड पर बढ़ रहे वित्तीय बोझ को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III ने 1760 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले को प्रशासन में कार्यकुशलता लाने को कहा। इसी क्रम में ग्रेनविले ने अमेरिकी डाक का अध्ययन किया, अर्थात अमेरिका से आने वाली आय व्यय संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन किया और पाया कि अमेरिका से इंग्लैंड को अपेक्षित आय नहीं हो रही है। अतः उसने पुराने औपनिवेशिक कानून को कठोरता से पालन करने पर बल दिया। साथ ही स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट के माध्यम से अमेरिका पर नवीन कर आरोपित किए।
स्टाम्प एक्ट के तहत अमेरिकी लोगों को सभी प्रकार के कानूनी दस्तावेज पर लेन देन, लाइसेंस को रखने एवं संपत्ति के क्रय विक्रय पर शुल्क लगाया। फलतः अमेरिकियों ने इन करों का विरोध किया और यह नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अर्थात जिस ब्रिटिश संसद में कोई अमेरिकी प्रतिनिधि नहीं बैठता है उस संसद को अमेरिका पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पूरी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, इस तरह संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर अमेरिकियों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, यानी इसी क्रम में संघर्ष करते हुए उन्होंने बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे हुए ब्रिटिश जहाज को लूट लिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकियों ने इंग्लैंड को पराजित कर स्वतंत्रता अर्जित की। इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि ग्रेनविले ने अमेरिका की आने वाली डाक को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। ठीक है, तो ये पूरा सार इसी में दिया हुआ है जो मैंने अभी बोला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। जो हाँ लॉर्ड नॉर्थ थे वो उनकी जो टी नीति थी वो क्या थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी असंतोष को दूर करने हेतु अमेरिका पहुंचने वाली चाय को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी को कहा गया है कि वो बिना इंग्लैंड के समुद्री तटों पर चाय के जहाज लादे हुए सीधे अमेरिकी बंदरगाह को ले जाए, ताकि तटशुल्क और परिवहन लागत से बचा जा सके और अमेरिकियों को सस्ती चाय उपलब्ध हो सके। किंतु अमेरिकी लोगों ने इस चाय नीति का भी विरोध किया, क्योंकि अब वे इंग्लैंड के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। अतः 1773 में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकियों ने चाय से भरे हुए जहाज को लूट लिया। इसे बोस्टन की टी पार्टी कहा गया। अतः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों पर कठोर कार्रवाई की तथा सशस्त्र संघर्ष हुआ, जहां अमेरिकी जीता और स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी क्रांति कंप्लीट होती है। यहाँ अमेरिका जीत गया और ब्रिटिश हार गया। ठीक है, इस पूरे प्रक्रम में। तो अब एक मेंस का प्रश्न आता है कि ग्रेनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये इसका आंसर आप लिखकर भेजेंगे और इसकी मैं रील्स बनाकर डाल दूंगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आप उससे मैच कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका डिस्कशन यहाँ पे जो भी है वो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अमेरिकी क्रांति ये यहाँ से कंप्लीट हो गई थी, जो मैंने बताया कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अब आता है इसके परिणाम क्या हुए, अमेरिकी क्रांति के परिणाम और यह महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले परिणाम में अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रांस भी एक इसका उसने कनाडा पर नियंत्रण था, तो उसके बाद भी उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम जानेंगे। ठीक है, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा सबसे पहले जानते। अमेरिका पहले तो स्वतंत्र हुआ और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई, ताकि एक लिखित संविधान के तहत संघीय शासन और मानवाधिकारों को लागू किया जा सके। अमेरिका में धर्म और राजनीति को अलग करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की गई। अमेरिकी बंदरगाह विश्व व्यापार के लिए खोल दिए गए और अब मुक्त व्यापार की अवधारणा लागू हुई। फलतः अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जिसके तहत पूंजीवादी प्रणाली लागू की गई। वस्तुतः निजी संपत्ति और मुक्त व्यापार की अवधारणा लागू हुई। इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी उपनिवेश के स्वतंत्र होने पर ब्रिटेन ने नए उपनिवेशों के निर्माण पर बल दिया और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर नियंत्रण स्थापित किया। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक नीति में भी परिवर्तन किया। उसने श्वेत उपनिवेशों के प्रति सुधार की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें स्वशासन का अधिकार भी दिया। तो दूसरी तरफ अश्वेत उपनिवेशों के प्रति कठोर नियंत्रण करने की नीति अपनाई। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जब वहाँ पे वो स्वतंत्र हो गया तो फिर उन्होंने जैसे श्वेत उपनिवेश कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके प्रति उदार रवैया अपनाने लगे। ठीक है, और जबकि अश्वेत उपनिवेश जैसे भारत हो गया और अन्य जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह हो गया, इनके प्रति कठोर नीतियाँ अपनाई। ठीक है, कठोर नीतियाँ अपनाई। इंग्लैंड
के इंग्लैंड में भी मुक्त व्यापार की अवधारणा लोकप्रिय हुई। वस्तुतः स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका और ब्रिटिश के बीच व्यापार में हुई वृद्धि जो मुक्त व्यापार की अवधारणा पर आधारित था। अमेरिका के स्वतंत्र हो जाने पर इंग्लैंड के सम्मान में कमी आई। वस्तुतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा कम हुई और इसी क्रम में संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, वहाँ भी संसद को मतलब संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, ये पूरा किस पे प्रभाव हुआ? ये अमेरिका पर। अब हम देखते हैं फ्रांस पर क्या प्रभाव हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दिया था, जहां इंग्लैंड की पराजय हुई। इसी तरह फ्रांस ने अपना बदला ले लिया। कौन से बदला? सप्तवर्षीय युद्ध में जो इसका किसकी हार हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो इस तरह से फ्रांस ने भी अपना बदला ले लिया इसमें। ठीक है, अमेरिकी क्रांति में शामिल होने से फ्रांस पर वित्तीय बोझ बढ़ा। इससे फ्रांस की सरकार ने करों में वृद्धि की, फलतः फ्रांस की जनता की कठिनाइयां बढ़ी और असंतुष्ट होकर क्रांति की ओर उन्मुख हुई। ठीक है, फ्रांस में भी फिर आगे क्रांति होगी। ठीक है, अमेरिकी क्रांति में भाग लेकर वापस लौटे हुए फ्रांसीसी सैनिकों ने फ्रांस में अमेरिकी क्रांति की प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार किया। इस संदर्भ में लफाइते नामक एक सैनिक कमांडर का नाम प्रसिद्ध है ना, लफाइते है ना, प्रसिद्ध है। इसने अमेरिकी क्रांति के आदर्शों स्वतंत्रता, जनतंत्र शासन की शक्तियों का पृथक्करण की फ्रांस में भी प्रसारित किया। फलतः फ्रांस की जनता इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए क्रांति की ओर उन्मुखी हुई। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, इन्हीं संदर्भों में एक कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति ने कुछ हद तक फ्रांस की क्रांति को भी प्रेरित किया। अब भारत पर क्या प्रभाव होगा? अंग्रेजों ने आरंभ से ही भारत में कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई। वस्तुतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का परीक्षण करने पर ब्रिटेन ने यह पाया कि अमेरिका में भारत से कठोर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनमें भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की परंपरा का विकास हुआ और अमेरिकी स्वतंत्रता चेतना से युक्त हुए। अतः इससे सीख लेकर अंग्रेजों ने भारतीय उपनिवेश पर आरंभ से ही कठोर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। मतलब भारत पर ये अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारत पर कठोर नियंत्रण नहीं रखा तो वो भी अमेरिका की तरह स्वतंत्रता से युक्त होने लगेंगे और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन वगैरह करने लगेंगे। तो आगे इन्होंने क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, सहायक संधि प्रणाली और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पर अपनी एक पकड़ मजबूत की। वस्तुतः इन नीतियों के माध्यम से वे भारतीयों को एकजुट होने से रोक सके और लंबे समय तक राज कर सके। इन्हीं संदर्भों में ये कहा गया है कि अमेरिकी क्रांति में इंग्लैंड को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया। यहाँ एक साम्राज्य से वंचित करने का तात्पर्य अमेरिका से और दूसरे साम्राज्य की नींव मजबूत करने से तात्पर्य भारत में जो इन्होंने औपनिवेशिक शक्ति को मजबूत किया उस संबंध में है। ठीक है, तो इसी में एक मेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इंग्लैंड को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा इसका आंसर है ना। ये डिस्कशन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसकी रील्स बनाकर डाल दूंगा आंसर का। ठीक है, अब हम देखते हैं अमेरिकी क्रांति का स्वरूप। अमेरिकी क्रांति का कौन सा स्वरूप था? ठीक है, तो हम आगे इसका स्वरूप देखते हैं। मध्यम वर्गीय स्वरूप। ठीक है, यहाँ मध्यम वर्गीय लोगों का स्वरूप देखा जा सकता है। अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के हाथों में था और अमेरिकियों को प्रबोधनकालीन चिंतन अर्थात मानवाधिकारों से परिचित कराने में जेम्स ओटिस, टॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे मध्यम वर्गीय विचारकों की भूमिका थी। साथ ही अमेरिकियों ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के रूप में भी जिस संवैधानिक मांग को प्रस्तुत किया वो मध्यवर्गीय हितों से युक्त दिखाई देती है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद निर्मित संविधान में शामिल प्रावधान जैसे संपत्ति का अधिकार होना इसके मध्यम वर्गीय स्वरूप को दर्शाता है। मध्यम वर्गीय स्वरूप मतलब है ना, जब उन्होंने कानून बनाए तो वहाँ पे एक अधिकार भी दिया था कि संपत्ति का अधिकार मतलब मध्यम वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार है।
किंतु भागीदारी समूह और प्रभावों के स्तर पर क्रांति का स्वरूप व्यापक दिखाई देता है। वस्तुतः क्रांति में समाज के विभिन्न वर्णों की व्यापक भागीदारी दिखाई देती है और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा मानवाधिकारों की घोषणा जैसे तत्व क्रांति के लोकप्रिय स्वरूप से युक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वरूप आता है प्रगतिशील स्वरूप। अमेरिकी क्रांति के पश्चात वहां लिखित संविधान, गणतंत्रात्मक प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मानवाधिकारों की घोषणा को प्रगतिशील स्वरूप से युक्त करती है। उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप। अमेरिकी क्रांति उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहली क्रांति थी। वस्तुतः अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन से संघर्ष कर औपनिवेशिक मुक्ति प्राप्त की तथा शोषण से मुक्ति की दिशा में आदर्श ढाल बन गई। इसलिए इसे उपनिवेशवाद क्रांति के रूप में भी देखा जाता है। मतलब ये एक उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप था। उपनिवेश का विरोध करते करते स्वतंत्रता प्राप्त हुई, है ना। क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आरंभ में अमेरिकी ब्रिटिश से सुधारों की मांग कर रहे थे, किंतु बोस्टन टी पार्टी के बाद स्वतंत्रता की मांग आरंभ हो गई, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति समस्या मानी गई तथा इससे मुक्ति समाधान माना गया। इसी क्रम में अमेरिकियों ने ब्रिटिश से संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की, किंतु फिर भी इसे क्रांति इसलिए कहा गया है क्योंकि न सिर्फ अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन आया, बल्कि विश्व में परिवर्तन के लिए भी अमेरिकी क्रांति ने प्रेरित किया। फलतः विश्व में पहली बार लिखित संविधान, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जनता की संप्रभुता, शक्ति का पृथक्करण जैसी अवधारणा लागू की गई, जिससे विश्व को इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया। इतनी सारी चीजें हुई, इसलिए क्रांति को इसे क्रांति के रूप में देखा गया। अमेरिका की जो लड़ाई हुई थी उपनिवेश, मतलब यहाँ से औपनिवेशिक मुक्ति से, ठीक है, ठीक है। और अमेरिकी संविधान का भी निर्माण हुआ था इसके बाद। अब आता है हमारा, मतलब अमेरिका संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अब हम देखते हैं। अमेरिका का संविधान का निर्माण किया, वहाँ पहले तो गणतंत्र बना, वहाँ हम लोगों को अधिकार दिए गए और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। तो हम इसको देखते हैं। अमेरिका में गणतंत्र और वहाँ पे सीनेट भी बना और प्रतिनिधि सदन भी बना, एक उच्च सदन और निम्न सदन भी बना। अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हो गई, अर्थात राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा। शासन में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू करते हुए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग हाथों में रखा गया है, क्योंकि तब ही मानवाधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता था। संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सभी राज्य ने मिलकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ाई की थी। राज्य अपनी पहचान बनाए रखना चाहते थे, इसलिए राज्यों को अपनी नागरिकता का अधिकार देते हुए एक अमेरिकी संघ की नागरिकता का प्रावधान बनाया गया। इस तरह दोहरी नागरिकता लागू की गई, है ना। इसी तरह अमेरिका में द्विसदनीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जहां उच्च सदन में राज्यों को समान महत्व दिया गया। वस्तुतः यह प्रावधान भी राज्यों को समानता देने के सिद्धांत से प्रेरित है। धार्मिक संघर्ष से बचने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। अमेरिकी संविधान की सीमा ये दिखाई देती है कि मानव अधिकार की घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी, अर्थात दास प्रथा को बनाए रखा गया, तो साथ ही महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ के, है ना। दासों को, मतलब दास प्रथा का इसमें समाप्त नहीं हुआ और महिलाओं को भी मत अधिकार नहीं दिया गया। दोनों इसकी वो प्रमुख बिंदु है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आर्थिक परिवेश का अध्ययन कर कुछ विद्वानों ने कहा कि अमेरिकी संविधान एक आर्थिक दस्तावेज है, क्योंकि इसमें विशेष वर्गों के हितों का ध्यान में रखा गया है। इसी क्रम में कहा गया कि संविधान सभा में शामिल सदस्यों में भूस्वामी वर्ग, पूंजीपति, सट्टेबाज तथा दासों के व्यापारी शामिल थे। अतः इन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत लागू किया। दूसरी तरफ इस मत के विपक्ष में कहा गया कि संविधान सभा के सदस्य चाहे वे किसी भी पेशे से जुड़े हो, किंतु संविधान निर्माण के क्रम में
एक अमेरिकी राष्ट्र के हित की भावना से संचालित थे। इसलिए यह संविधान अमेरिका के सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण लागू हुआ। वस्तुतः अमेरिकियों ने जिस ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध क्रांति की थी, उससे राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता की मांग, उसमें जो है आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग शामिल थी। इसलिए आज़ादी के पश्चात संविधान में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति का अधिकार तथा व्यवसाय चुनने के अधिकार का प्रावधान रखा गया। इस दृष्टि से संविधान उनके हितों को पूरा करता दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब एक प्रश्न आता है यूपीएससी मेंस के लिए, क्या अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता था? जो अमेरिकी क्रांति उसे टाला जा सकता था? तो इसका आंसर हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ब्रिटिश शासक यदि ब्रिटिश शासक दूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाते तो क्रांति को रोका या टाला जा सकता था। वस्तुतः ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III एवं प्रधानमंत्री ग्रेनविले की कार्यवाही ने अमेरिकियों को असंतुष्ट कर दिया, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यदि अमेरिकी उपनिवेश में स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट जैसे कर नहीं लगाए जाते तो क्रांति नहीं होती। क्रांति के संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे टालने का पर्याप्त प्रयास किया। वस्तुतः अमेरिकियों ने जब इन करों का विरोध किया तो इंग्लैंड ने ग्रेनविले की सरकार का पतन हो गया। मतलब विरोध किया तो इंग्लैंड में भी सरकार गिर गई, और रॉकिंगम की नई सरकार ने नवीन करों जैसे स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट को समाप्त कर दिया, किंतु फिर भी अमेरिकी लोगों का विरोध जारी रहा। आगे विलियम पिट की सरकार में टाउनसलैंड वित्त मंत्री बने, जिसने ये सोचा कि अमेरिकी लोग आंतरिक करों का विरोध करते, बाह्य कर या सीमा शुल्क का विरोध नहीं करते। तो उसने चाय, धातु, रंग आदि वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया, किंतु अब अमेरिकी लोग किसी भी तरह का कर देने के लिए तैयार नहीं थे। अब वे इस सिद्धांत पर दृढ़ थे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यहाँ तक कि लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति का भी विरोध किया और बोस्टन टी पार्टी घटना सामने आई। दरअसल अमेरिकी उपनिवेश वासियों की मूल समस्या कर सुधारों की नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक स्वरूप की उपस्थिति थी। मतलब अमेरिकी लोग ब्रिटिश शासन की उपस्थिति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये एक शोषणकारी शासन था। दूसरी तरफ वयस्क हो रहे या जागरूक हो रहे अमेरिकी उपनिवेश में स्वतंत्र चेतना एवं मानवाधिकारों की चाहत मौजूद थी। अमेरिकी बस्तियों का एक राष्ट्रीय चरित्र बन रहा था और कोई भी राष्ट्र अधिक देर तक विदेशी शासन को स्वीकार नहीं कर सकता था। इस तरह ब्रिटिश वर्णिकवादी आर्थिक नियंत्रण एवं अमेरिकी मुक्त व्यापार चाहत ने इन दोनों के बीच टकराव पैदा किया। अंततः युद्ध में इंग्लैंड को पराजित कर अमेरिकी लोग औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हुए। इस दृष्टि से क्रांति को टाला नहीं जा सकता था। ठीक है, अब अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में हम जानेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध का कारण क्या था? जब अमेरिकी स्वतंत्र हो गया तो वहाँ गृह युद्ध छुड़ गया। कैसे छुड़ गया? क्योंकि वहाँ जो नॉर्थ और साउथ के जो राज्य थे उनके मध्य मतभेद हो गया। कैसे? सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त थी दोनों में, उद्योगों को संरक्षण का प्रश्न उठा, दास प्रथा का मुद्दा उठा, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री मतलब वहाँ के जो हेड थे अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका थी? दास प्रथा को समाप्त करके यदि संघ को बचाया जा सके तो ऐसा करेंगे, है ना। या यदि दास प्रथा समाप्त नहीं हुई फिर भी हम संघ को बचाएंगे, और कुछ दासों को अगर बचा सके और संघ को भी बचा सके तो ऐसा करेंगे। मतलब सबसे प्रमुख उन्होंने संघ को बचाना प्राथमिकता दी। किसने? अब्राहम लिंकन ने। इसका परिणाम क्या क्या हुए फिर अमेरिकी गृह युद्ध के? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, ये परिणाम शल्य चिकित्सा की तरह हुए। तो हम यहाँ आगे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक, मैंने अभी ये बताया कि वहाँ के उत्तरी राज्य में क्या था? वहाँ समुद्री संसाधन थे, निर्माण और व्यापार गतिविधियाँ प्रमुख थी। दक्षिणी राज्य कौन से थे? वहाँ पे कृषि प्रधान, भूस्वामी वर्ग, दास वर्ग ये थे। तो इनकी वजह से यहाँ पे गृह युद्ध छुड़ गया। तो हम करते हैं स्टार्ट। सामाजिक आर्थिक विषमता क्या थी?
संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में आर्थिक सामाजिक विषमता मौजूद थी। उत्तरी राज्य औद्योगिक थे, जहां पूंजीपति एवं उद्योगपति मौजूद थे। यहाँ परिवहन एवं यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास था। इसी तरह यहाँ का समाज अपेक्षाकृत अधिक विकसित और संपन्न था। यहाँ औद्योगिक इकाइयों में वेतनभोगी श्रमिकों के माध्यम से कार्य होता था और आर्थिक गतिविधियों में दासों की भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से युक्त थे और यहाँ कपास, तंबाकू, गन्ना जैसी बागानी कृषि प्रचलित थी। इन कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। इस तरह दक्षिण के समाज में कुलीन भूस्वामी वर्ग और दासों की उपस्थिति थी। इस तरह अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में मौजूद आर्थिक सामाजिक संरचना की विषमता ने दोनों क्षेत्र के राज्यों के बीच मतभेद को बढ़ावा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न। अमेरिका में उत्तरी राज्यों में अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की मांग अमेरिकी संघ से की। अमेरिकी संघ ने इस मांग को स्वीकार करते हुए उद्योगों को विशेष रियायतें एवं सुविधाएं दी। अतः दक्षिणी राज्यों ने संघ को विरोधी माना और उन्हें लगा कि संघ का प्रयोग उत्तरी राज्यों के हितों में किया जा रहा है, अतः मतभेद बढ़ा। मतलब जो संघ है वो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने लगा। इससे दक्षिण के राज्यों को लगा कि ये केवल उत्तर के राज्यों का भले के लिए बना हुआ है, तो वो गृह युद्ध प्रारंभ होने लगा। अब आता है हमारा दास प्रथा का मुद्दा। दक्षिणी राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे क्योंकि इनकी कृषि अर्थव्यवस्था में दासों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वस्तुतः दासों के अंतर्गत उन्हें किसी संगठित मांग और हड़ताल की कोई भय नहीं था, इसलिए वो दासों के माध्यम से कृषि कार्य पर बल देते थे। इस तरह दास प्रथा इन दक्षिणी राज्यों के जीवन का आवश्यक अंग बन गई थी, जबकि उत्तरी राज्य दास प्रथा को अमानवीय कहकर उसका विरोध करते थे और उन्होंने अपने राज्यों में दास प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया था। अतः इससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य मतभेद घेरा हुआ और जो अब्राहम लिंकन के निर्वाचन के साथ ही गृह युद्ध के रूप में सामने आया। मतलब दास प्रथा का मुद्दा ये है कि दक्षिण के राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे और उत्तर के राज्य दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। इस मुद्दे पर दोनों उत्तर और दक्षिण के राज्यों के मध्य मतभेद होने लगा और गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। जब निर्वाचित हुए कौन? अब्राहम लिंकन, तो ये गृह युद्ध अपनी चरम सीमा पर आ गया। अब देखते अब्राहम लिंकन की भूमिका। लिंकन ने 1860 में चुनाव के दौरान कहा कि दास प्रथा अमानवीय है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिंकन के निर्वाचन को दक्षिणी राज्यों ने अपने लिए अहितकर माना और विरोध किया। इसी क्रम में जेफरसन डेविस को अपना प्रमुख घोषित किया और अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा की। दक्षिणी राज्यों ने क्या कर दिया? जेफरसन डेविस को अपना प्रतिनिधि बना दिया और अमेरिकी संघ से अलग होने की बात कह दी। अब क्या हुआ आगे? राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध आरंभ होने पर कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए कहा कि यदि हम दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे, यदि दासों के बिना मुक्त किए संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे, और यदि कुछ दासों को मुक्त करके तथा कुछ को बिना मुक्त किए संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। इस प्रकार लिंकन ने अमेरिकी संघ को बचाने का अपना लक्ष्य घोषित किया। लिंकन ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संघ शाश्वत एवं अखंडनीय है तथा किसी राज्य को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। लिंकन ने कूटनीतिक कुशलता दर्शाते हुए दक्षिणी राज्यों को विदेशी सहायता लेने का अवसर नहीं दिया। उसने विदेशी हस्तक्षेप को अमेरिकियों के विरुद्ध युद्धजनित कार्यवाही बताया। लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सेना का प्रयोग संघ की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इन सैनिकों का प्रयोग तो संघ की शक्ति का विस्तार करने के लिए। ठीक है, मतलब लिंकन ने कहा कि जो अमेरिकी सेना है वो अमेरिकी लोगों के भलाई और अमेरिकी की जो संघ की शक्ति है उसका विस्तार करने के लिए। ठीक है, मतलब अमेरिका की भलाई के लिए। इस दौरान उसने दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा की। अंततः इस संघर्ष में दक्षिणी राज्यों ने आत्मसमर्पण किया और लिंकन ने दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं। इस प्रकार लिंकन के निर्वाचन से गृह युद्ध आरंभ हुआ। वही उसने अपनी कुशलता से गृह युद्ध समाप्त भी किया
और अमेरिकी संघ की अखंडता को बनाए रखा। अंततः मतलब उसने क्या किया, लिंकन ने दक्षिणी राज्यों को मना लिया और गृह युद्ध समाप्त कर दिया, है ना, और दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ये बात याद रखें, दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम में हम देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक परिणाम। गृह युद्ध के पश्चात मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण हुआ, क्योंकि अब यूएसए के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की आर्थिक सामाजिक संरचना की विषमता समाप्त हो गई और वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आया। अमेरिकी राजनीतिक संरचना के संदर्भ में अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह अमेरिका की अखंडता स्थापित हुई। सामाजिक स्तर पर दास प्रथा समाप्त हुई और दासों को भी मताधिकार प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी आई, जैसे महिलाओं को लेकर श्वेत अश्वेत संघर्ष हुआ, समाज में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी। वस्तुतः युद्ध के दौरान फैली अव्यवस्था के दौरान जो पिछड़ गए उन्हें भ्रष्ट साधनों का प्रयोग कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, मतलब भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी होने लगी। आर्थिक परिणाम क्या हुए? गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में एक मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ। वस्तुतः अब दक्षिणी राज्यों में भी मशीनीकरण हुआ और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई और पूंजीवादी संरचना का विकास हुआ। इससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की आर्थिक संरचना का एकीकरण हुआ, मतलब दक्षिणी राज्यों में मशीनें आने लगी और उद्योग लगाए जाने लगे। राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत एक समान ब्याज दर तथा मौद्रिक नीति लागू की गई। संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ, फलतः आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। कृषि क्षेत्र का व्यापक मशीनीकरण हुआ, फलतः उत्पादन में वृद्धि और दासों की जगह वेतनभोगी श्रमिकों ने ले ली। अमेरिका ने आर्थिक गतिविधियों के तहत विलयन एवं समेकन की नीति अपनाई, जिसके तहत अनेक छोटी बड़ी कंपनियों को मिलाकर एक विशाल कंपनी का निर्माण होने लगा। ये प्रक्रिया न केवल अमेरिकी क्षेत्र में लागू की गई, बल्कि यूरोप में स्थित इकाइयों के संदर्भ में भी लागू की गई। जैसे यूरोप में स्थित 200 स्टील कंपनियों का अधिग्रहण कर एक संयुक्त अमेरिकी स्टील कंपनी का गठन हुआ। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास हुआ, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां बनने लगी। फलतः प्रबंधकीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, अतः अमेरिका में इससे संबंधित अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसी क्रम में ये सूत्रवाद की प्रचलित हुआ कि अभी तक मानव आगे रहा है, किंतु अब व्यवस्था को आगे आना होगा। इस तरह गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद बन गया। वस्तुतः गृह युद्ध के दौरान लगभग 6 लाख लोग मारे गए, उत्पादन और व्यवसाय के साधन क्षतिग्रस्त हुए, अतः आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी और लोग बेघर हुए। इससे लोगों के कष्ट बढ़े। इस दृष्टि से गृह युद्ध दुखदायी था। किंतु गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की आर्थिक एवं सामाजिक विषमता समाप्त हुई और एक मजबूत यूएसए सामने आया। इस दृष्टि से अमेरिका में दूसरी क्रांति संपन्न हुई। पहली क्रांति कौन सी थी? स्वतंत्रता की। दूसरी इसके औद्योगिक विकास की। अब हमारा मेंस का क्वेश्चन आता है, अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो दुखदायी होते हुए भी अमेरिकियों के लिए अनकहा आशीर्वाद बन गया। इस पर आपको आंसर लिखना है, मैं इसकी रील्स बनाकर आंसर डाल दूंगा। नेक्स्ट, अब क्या अमेरिकी गृह युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच का युद्ध था? इस पर हम डिस्कस करते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 2 राष्ट्रों के बीच का संघर्ष था, क्योंकि अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्य अपनी अलग अलग पहचान रखते थे और दक्षिणी राज्यों ने अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा कर जेफरसन डेविस को प्रमुख घोषित करते हुए युद्ध शुरू कर दिया था। किंतु अमेरिकी गृह युद्ध को 2 राष्ट्रों के बीच का युद्ध मानना तार्किक नहीं है। वस्तुतः अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने मिलकर स्वतंत्रता पूर्वक संघर्ष किया था और एक संविधान का निर्माण किया था, जिसके तहत वे यूएसए के निवासी कहलाए। दरअसल अमेरिका के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्य आर्थिक सामाजिक संरचना में विषमता लिए हुए थे।
उत्तरी राज्य औद्योगिक और अपेक्षाकृत विकसित थे, जहां उद्योगपति एवं वेतनभोगी श्रमिक मौजूद थे। वहीं दक्षिणी राज्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से युक्त थे, जहां कुलीन, भूस्वामी वर्ग और दास प्रथा मौजूद थी। ऐसे में ये सामाजिक आर्थिक विषमता, उद्योगों को संरक्षण का प्रश्न एवं दास प्रथा का मुद्दा इन राज्यों के बीच मतभेद का कारण बना और अब्राहम लिंकन के निर्वाचन के साथ युद्ध शुरू हुआ। इस तरह अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच यह संघर्ष दो भिन्न आर्थिक सामाजिक पद्धतियों का संघर्ष था। गृह युद्ध के पश्चात जब इनकी भिन्नता समाप्त हुई और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर एक समान आर्थिक संरचना निर्मित हुई और एक संविधान से संचालित होने लगे, इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि दो भिन्न आर्थिक सामाजिक पद्धति के बीच था। ठीक है, तो इस तरह से ये अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच था, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से दो राष्ट्रों के बीच नहीं था, दो आर्थिक सामाजिक इकाइयों के मध्य था, है ना, आर्थिक सामाजिक इकाइयों के मध्य था, ना कि दो राष्ट्रों के मध्य था। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ औद्योगिक रूप से समृद्ध थे और साउथ में कृषि प्रधान लोग रहते थे। जब यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने इन दोनों को एक कर दिया, तो यहाँ के जो उद्योग थे वो यहाँ पर भी लगाए जाने लगे। ठीक है, यहाँ पर भी लगाए जाने लगे और इनमें एकीकरण होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच का गृह युद्ध नहीं था, निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अमेरिका के बारे में हमने पूरा जान लिया, अमेरिकी क्रांति को जान लिया, अमेरिका के संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो जान लिया, अमेरिका में गृह युद्ध कैसे हुआ और उसको कैसे समाप्त किया गया वो हमने डिस्कस कर लिया। कल हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।